हम जब बात करते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में संचार के सूत्र, इस विषय में हमें ये याद करना है कि ये जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, ये नाट्य शास्त्र प्राइमरीली संचार के लिए नहीं लिखा गया है। अगर आप आज की मापदंड के हिसाब से आपको ढूंढना है वहाँ की ये किस तरह से संचार सिद्धांत वहाँ पे है, तो सीधी तरह से आपको वो शायद ना मिले। आपको वहाँ देखना है कि किस तरह से उस वक्त की शैली में वो वहाँ है। तो आज सबसे पहले हम थोड़ी बातें करेंगे कि भरत मुनि की नाट्यशास्त्र, इसके बारे में, इसकी परिचय, इसकी बात करेंगे। फिर हम संचार के सूत्र, इसके बारे में बात करेंगे। और संचार के सूत्र के बारे में बात करते हुए हमें दो दृष्टिकोण से उस महान ग्रंथ को देखना है। पहले प्रैक्टिस क्या है, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस के बारे में, संचार अभ्यास के बारे में, व्यवहार के बारे में, प्रयोग के बारे में क्या लिखा है भरत मुनि ने। और दूसरा थ्योरी, जिसको कहा जाता है सिद्धांत के लिए वहाँ क्या है, ये हमें देखना है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमें ये याद करना है कि जो ये नाट्य है, ये नाट्य जो है, ये सारी जगत की, नॉट ओनली दिस वर्ल्ड, इस जगत की, इस पृथ्वी की, इस धरा की ही नहीं, जो हमारी परंपरा है कि तीनों लोक है, तीनों लोकों की ये रिप्रेजेंटेशन है। भावानुकीर्तन इसको कहते हैं नाट्य शास्त्र की भाषा में। तो इसीलिए संसार में जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी चरित्र होंगे, जितने भी लोग होंगे, जितने देश होंगे, जितने वेशभूषा भाषा होंगे, वो सब नाट्य में होंगे। अगर आप फिल्म को देखेंगे और जिसकी बहुत लंबी करियर हो फिल्मों में, उस एक्टर व एक्ट्रेस को लेके आप देखेंगे तो वो क्या क्या बनता है, वो हर चीज़ बनता है। वो राजा बनता है, रंक बनता है, वो राजनीतिज्ञ बनता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी सभी बनता है। मतलब कभी वो कवि बनता है, कभी वो डॉक्टर बनता है, कभी वकील बनता है, कभी प्रेमी बनता है, कभी पागल बनता है, जो भी बनता है। तो इस तरह से ये है कि नाट्य जो है ये सारे संसार की ये प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए जितने भी संचार व्यवहार इस संसार में होंगे वो सब नाट्य में पाए जाएंगे। इसीलिए हमें ये याद करना है कि जब भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे तो वो नाट्य के लिए लिख रहे थे, लेकिन प्रकारांतर से चूंकि सारा जगत नाट्य में समाता है, उसमें समावेश है, इसीलिए हर चीज वहाँ पे है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो नाट्य शास्त्र में नहीं है वो सारे जगत में नहीं है। और इसको इस तरह से भी कहा जाता है कि जो सारे जगत में होगा वह सब नाट्य शास्त्र में भी पाया जाएगा। फिर वहाँ क्या है कि कम्युनिकेशन प्रैक्टिस के लिए, संचार व्यवहार के लिए वहाँ जो कि हम अभी आधुनिक युग में कहते हैं ना, डायरेक्ट और मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जिसमें कोई मीडिया का प्रयोग न हो उस तरह की संचार, और जिसमें मीडिया का प्रयोग हो उस तरह की संचार। अभी हम मीडिया की प्रयोग से कर रहे हैं, ये वहाँ कैसे है। फिर जिसको वाचिक और गैरवाचिक, शाब्दिक और अशाब्दिक कहते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके लिए वहाँ क्या लिखा है और क्या चिंतन है। फिर जो समाज की जो संरचना है उसमें तो व्यक्ति है, फिर दो होते हैं, फिर उसके बाद छोटा सा समूह हो जाता है, फिर बहुत बड़ा समूह हो जाता है, और फिर जिसको मास कहते हैं, बहुत मतलब लाखों करोड़ों लोग जो होते हैं, उनके लिए वहाँ पे क्या है, ये देखना ये पर्टिनेंट होगा, ये समीचीन होगा। तो हमें ये याद करना है कि जो अभ्यास पक्ष है, इसीलिए हमने इस पुस्तक का टाइटल, इसका शीर्षक ही रख दिया थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेशन भरत मुनि। दोनों बातें वहाँ हैं, दोनों दृष्टिकोण से हैं।
जो प्रैक्टिस की डायमेंशन है, जो अभ्यास की आयाम है, वो बहुत विस्तार से है। और जो सिद्धांत है, सिद्धांत के लिए हमें हमें ये नोटिस करना चाहिए कि वहाँ जो रस सिद्धांत है, वो रस सिद्धांत ही संचार सिद्धांत की मूल में है। और दूसरे अनेक सिद्धांत की दृष्टिकोण से भी उसको देखा जा सकता है। और ये कहा जाए कि अगर नाट्य शास्त्र की और गहरी हम रिसर्च करें तो वहाँ से और ढेर सारी सिद्धांतों को हम अभिनिर्माण कर सकेंगे। अभी तक जो साधारणीकरण सिद्धांत और साधारणीकरण ढांचा बना है, उसकी संदर्भ में ज़्यादातर संचार के विद्वान बात करते आए हैं। तो वहाँ ये है कि वो रस सिद्धांत की बात करते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये जो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव है, इनकी संयोग से ये रस निष्पत्ति होता है, ये वो बताते हैं। और उसमें स्थायी भाव के बारे में, रस के बारे में, विभाव जिसको डिटर्मिनेंट हम कह सकते हैं, अनुभाव जिसको हम कॉन्सिक्वेंस कह सकते हैं, और व्यभिचारी और संचारी भाव जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट्स, इनकी व्याख्या वो बहुत विस्तार से करते हैं। और फिर वो सिद्धांत बनता है रस सिद्धांत। इसीलिए जब भी हम भरत मुनि की बात करेंगे, हमें ये याद करना है कि हम रस सिद्धांत की बात करेंगे, लेकिन साधारणीकरण की सिद्धांत के लिए हम भरत मुनि की नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेंगे। अब इससे आपको पता चलेगा कि जितने भी पुस्तकें, जितने भी आर्टिकल्स आप वहाँ इंडिया में देखेंगे, हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे और दूसरी भाषाओं में, और इंटरनेशनल लेवल में भी, अगर वो कहेंगे कि ये जो साधारणीकरण सिद्धांत है ये भरत मुनि का बनाया हुआ है, अगर वो कहेंगे तो आपको फटाक से ये पता कर लेना है, ये जानना है कि उस व्यक्ति ने नाट्य शास्त्र को पढ़ा ही नहीं है। नाट्य शास्त्र में साधारणीकरण सिद्धांत नहीं है। नाट्य शास्त्र में क्या है? नाट्य शास्त्र में भरत मुनि का रस सिद्धांत है। तो भरत मुनि तो पितामह हुए इसके। और फिर उनकी जो व्याख्या करते हुए, भरत मुनि की रस सिद्धांत को जब व्याख्या करते थे भट्टनायक, जो आज से करीब लगभग 11 शताब्दी पूर्व हुए थे, अभिनव गुप्त से पहले, क्योंकि अभिनव गुप्त उनको कोट करते हैं, उनको उद्धृत करते हैं, इसलिए अभिनव गुप्त से पहले हुए हैं भट्टनायक। और वो भट्टनायक जब रस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं तो हमें ये साधारणीकरण सिद्धांत के रूप में ये विकास होता है। और फिर क्या होता है कि 1980 में जब लोग कम्युनिकेशन थ्योरी में ये नॉन डी वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहे थे, नॉन वेस्टर्न कंट्रीब्यूशंस की बात कर रहे थे, तो उस वक्त कुछ विद्वानों ने, जैसे जे.एस. यादव में, आई.पी. तिवारी ने, उन्होंने ये पटल पे रखा कि देखो इधर हमारे पास जो भरत मुनि का, उन्होंने कहा कि ये साधारणीकरण सिद्धांत है, ये संचार से मिलता है, या एक तरह से कहेंगे तो ये यहाँ की संचार सिद्धांत है। लेकिन उसमें थोड़ा हमें याद ये करना है कि साधारणीकरण की मूल नाट्य शास्त्र में है, लेकिन साधारणीकरण सिद्धांत जो है वो बाद में जो भट्टनायक हैं उन्होंने विकास किया, उन्होंने अभिनिर्माण किया। तो नाट्य शास्त्र जो है इसको पंचम वेद कहा जाता है। ये पुराण जब लिखे थे तब से बहुत पहले, रामायण और महाभारत से भी पहले नाट्य शास्त्र अस्तित्व में आया। उसमें भी षटसहस्री 6000 श्लोक वाला, द्वादश सहस्री 12000 श्लोक वाला, फिर 16000 32,000 श्लोक वाले जो नाट्यवेद तक का उसका एक ट्रेडिशन है। लेकिन आज जब हम नाट्य शास्त्र की बात करते हैं तो हमारी मस्तिष्क में, हमारी जेहन में भरत मुनि का नाम आता है। लेकिन ये इसकी ट्रेडिशन हम देखेंगे तो वहाँ शिव की, नंदिकेश्वर की, ब्रह्मा की, इस तरह की वहाँ उल्लेख है। लेकिन
वहाँ फिर क्या है कि जो पाठ्य है, जो जो रिसाइटेटिव जिसको कह सकते हैं, जो पाठ्य अंश है वो ऋग्वेद से लिया गया है। नाट्य शास्त्र में ये बताया गया है। जो गीत है, सॉन्ग्स, जो वो सामवेद से लिए गए हैं। जो अभिनय हैं, जो हिस्ट्रियोनिक रिप्रेजेंटेशन जो जितने भी हैं वो यजुर्वेद से लिए गए हैं, और जो रस है वो अथर्ववेद से लिए गए हैं। तो इस हिसाब से रस सिद्धांत की मूल तो हम वेद में भी हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र में इसका सूत्र बना के भरत मुनि ने दे दिया। और फिर वहाँ हमें ये जानना है कि हमारे यहाँ तो सूत्र की, भाष्य की, वार्तिक की, कारिका की, टीका की, इस तरह की परंपरा है। तो इसमें भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, उसमें भाष्य नान्यदेव ने लिखा, वार्तिक हर्ष ने लिखा, कारिका राहुल ने लिखा, मातृगुप्त ने टीका लिखा था, और कीर्तिधर ने उसकी व्याख्या लिखा था। लेकिन अभी जो बहुत प्रसिद्ध है वो अभिनव भारती नाम से अभिनव गुप्त का जो टीका है, उस टीका अभी प्रचलन में है। एक समय ऐसा था कि ये नाट्य शास्त्र ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। इसका जो कंप्लीट जो पुस्तक है, लोग थोड़े थोड़े अंश को लेके इसको पढ़ते थे, पढ़ाते थे। और लेकिन ये हुआ कि ईस्वी संवत 1865 में इसकी कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट ये पाया गया। और सन 1894 में पंडित शिवदत्त और काशीनाथ पांडुरंग परब, इन्होंने नाट्य शास्त्र को पूर्णतः प्रकाशित किया। इसको बॉम्बे एडिशन कहा जाता है। फिर बाद में जो बड़ौदा एडिशन, बनारस एडिशन, ये बहुत सारे आ गए, और अंग्रेजी में भी ये चला गया। उसके बाद से लोग चकित हैं कि उस वक्त इतने प्राचीन काल में, कितने प्राचीन काल, पुराणों से भी पहले, रामायण से भी पहले, महाभारत से तो यकीनन पहले, उस वक्त जब भरत मुनि लिख रहे थे, और उनमें जो फिजियोलॉजी कहते हैं ना, शरीर विज्ञान, उनका इतना गहरा उनका समझ वहाँ जानकारी उनको हम देखते हैं। तो और फिर जो ये आँख की, ये मुहार की, इसकी चाल, ये सब, और आधुनिक मापदंड से कहा जाए तो इसमें जो आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय, सात्विक अभिनय, ये चार प्रधान अभिनय के बारे में वहाँ बताया गया है। अभिनय से क्या होता है कि आपको एक्सप्रेशन करने का, अभिव्यंजन करने की ये विधि हुई। इसमें से फिर से हम उसकी उल्लेख करें, सबसे पहला है आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय जिसको अभी काइनेसिक्स जिसको कहा जाता है, शारीर भाषा। इसमें क्या क्या होता है, शरीर की चाल होता है, फेशियल एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, मुखजा, ये भरत मुनि इसको कहते हैं मुखजा, शारीर और चेष्टाकृत, ये सब जो हम जेस्चर्स जिसको कहते हैं, हाव भाव हैं, इन सब के बारे में इतने विस्तृत इसमें उल्लेख है कि आप अगर उसको देखेंगे तो मतलब इतने चकित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और फिर उसमें सामान्य अभिनय और चित्राभिनय, इसकी भी बातें हैं। तो जो आज की युग में वर्बल कम्युनिकेशन जिसको कहा जाता है, उसकी वाचिक अभिनय अंतर्गत बहुत विस्तार से व्याख्या है। फिर जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, और जो पहली बार इसको सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी अलग अलग शाखाएं वहाँ हैं। जैसे काइनेसिक्स है, काइनेसिक्स में ये शरीर और मुहार भाव, ये हमारे अंग प्रत्यंग को कैसे संचार के लिए, अभिनय के लिए प्रयोग किया जाए, इसके बारे में वहाँ है। प्रोक्सेमिक्स जिसको कहा जाता है, प्रोक्सेमिक्स में दूरी जो उन्होंने लिखा है। और ये जो नाट्य शास्त्र है, ये कौटिल्य से भी बहुत पहले है,
क्योंकि इसलिए पहले मैंने इसलिए उल्लेख नहीं किया कि रामायण और महाभारत से पहले है तो लोगों को वैसे ही पता होगा ही, तो यहाँ फिर मैं उल्लेख कर रहा हूँ। तो इसमें जो प्रोक्सेमिक्स है, प्रोक्सेमिक्स में क्या होता है कि दूरी, ये जो डिस्टेंस है, स्पेस है, इसकी संचार के लिए कैसे प्रयोग किया जाए, इसके बारे में भी नाट्यशास्त्र में सविस्तार है। फिर वहाँ जो क्रोनेमिक्स जिसको कहा जाता है, समय भाषा कि रात में, दिन में, संध्या में, उषा काल में क्या किया जाता है, और अगर नाटक में उसको दिखाया जाए तो उसकी मतलब क्या होता है, ये सब भी वहाँ है। फिर वहाँ वोकालिक्स जिसको कहते हैं, ये समभाषा हम कह सकते हैं कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ये तो शाब्दिक संचार हुआ, लेकिन किसी शब्द को, किसी वाक्य को कैसे उच्चारण किया जाता है, इससे उसकी अर्थ में, उसकी तात्पर्य में अंतर आ जाता है। जैसे मैं कहूँ अब घर चलें, तो एक अर्थ होगा अब घर चलें, दूसरा अर्थ होगा अब घर चलें, तो इसमें थोड़ा अलग अलग इसका तात्पर्य होता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो वहाँ वाचिक अभिनय अंतर्गत ये जो वोकालिक्स है उसके भी ये बताते हैं। फिर जो चित्राभिनय, सामान्य अभिनय अंतर्गत ये जो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट जिसको कहा जाता है, अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो एक ब्रांच है, उसकी भी यहाँ सविस्तार नाट्यशास्त्र में व्याख्या है। तो फिर इसके बाद अब अगर हम देखेंगे तो इसमें जो यहाँ नाट्यशास्त्र में ये चर्चा करते हैं कि यहाँ ये रस और भाव की बहुत विस्तार से ये चर्चा करते हैं भरत मुनि, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा नवरस, लेकिन नाट्यशास्त्र में नवरस नहीं है। जो नवा रस है, शांत रस, वो बाद में अभिनव गुप्त के द्वारा उसको जुड़ा गया है। भरत मुनि जो है वो 8 भाव और 8 रस उनकी बात करते हैं। तो श्रृंगार रस वहाँ है, जिसको अंग्रेजी में हम इरोटिक कह सकते हैं। हास्य जो कॉमिक और ह्यूमरस जिसको कह सकते हैं, वो भाव भी वहाँ है। फिर करुणा जिसको पैथोस और पैथेटिक भी हम कह सकते हैं, वो रस भी वहाँ है। फिर रौद्र जिसको हम अंग्रेजी में फ्यूरियस और इम्पेटस एंगर जिसको कह सकते हैं, वो भी नाट्यशास्त्र में है। फिर वीर, हीरोइक जो रस है, उसकी भी वो चर्चा करते हैं। फिर भयानक, टेरिबल और टेरिफिक, उसकी भी वो चर्चा करते हैं। फिर विभत्स, ओडियस जिसको कह सकते हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। और अद्भुत जो मिस्टेरियस और मार्वेलस जो रस है, उसकी चर्चा करते हैं। और उसके लिए भाव क्या है, तो श्रृंगार रस के लिए भाव है रति, हास्य के लिए हास, करुणा के लिए शोक ये भाव है, रौद्र के लिए क्रोध भाव है, और वीर के लिए उत्साह है। फिर भयानक रस के लिए भय ये भाव है, और विभत्स के लिए जुगुप्सा है, जिसको डिस्गस्ट हम कह सकते हैं। और अद्भुत के लिए विस्मय ये भाव है। और वास्तव में क्या होता है कि भाव भी हमारे अंदर ही होते हैं और रस भी हमारे अंदर ही होते हैं। इसको हमें याद करना है। इसीलिए जो हम जिसको हम इनकोड करते हैं और जो डिकोड करते हैं दूसरे लोग, उसमें क्या होता है कि हम कुछ नई चीज यहाँ से नहीं देते हैं। उनके अंदर ही जो लोग हैं, उनके अंदर ही दोनों भाव और रस होते हैं। होता यह है कि अनुभाव विभाव के कारण से हमारे जो व्यभिचारी और संचारी भाव है वो 33 है। बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उनकी बहुत डिटेल में व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। तो वो 33 जो व्यभिचारी भाव हैं और संचारी भाव हैं, वो भावोद्रेक में आ जाते हैं। उनमें एक स्टेट ऑफ एक्टिविटी वो आ जाता है, और उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जैसे रति की जो भाव थी
उसको हम अब महसूस करने लगते हैं और श्रृंगार रस के रूप में उसकी हम अनुभूति करते हैं। जैसे कि हम फिल्म देखते हुए, सिनेमा देखते हुए और नाटक देखते हुए अगर हम वहाँ देखते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका प्रेमालाप कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो प्रेमालाप जब हम देखते हैं तो वो देखने के बाद हम जब उसको देखते हैं, हमारे माइंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर हम हमारे अंदर के जो रतिभाव है उसको एक्टिवेट करते हैं और श्रृंगार रस के रूप में, और जो प्रेमालाप है उसको हम अनुभूत करते हैं। तो सामान्य तरह से कहा जाए तो ये है। अब यहाँ संचार सिद्धांत है कहाँ, इसको हमें याद करना है। ऐसा है कि संचार की जो फंडामेंटल चीज है, जो आधारभूत चीज है, वो है क्या? उसकी आधारभूत चीज ये है कि कोई व्यक्ति, मानव संचार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, दूसरे प्राणी भी संचार करते हैं। मानव संचार में एक व्यक्ति, चाहे वो शब्द की प्रयोग से हो या अशाब्दिक तरह से, नॉन वर्बली हो, या दोनों तरह से हो, अपने आप को अभिव्यक्त जब करता है तो जो रिसीवर है उसको अगर अच्छी तरह से रिसीव कर लें और जो मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ वो आप जो सुन रहे हैं जस की तस अगर उसको अनुभूत कर सकें, समझ सकें, तो वो क्या हुआ, वो संचार की सफलता वो हो गया। तो इसलिए सारे जो संसार में संचार की जो फंडामेंटल क्वेश्चन है ये वो इसी तरह से, उसको अरिस्टोटल कैसे कहते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं कि वहाँ एक ओकेजन होता है, फिर उसमें जो कैरेक्टर जो सेंडर होता है उसकी जो व्यक्तित्व होता है वो होता है, फिर वो संदेश देता है। और सफलता कैसे होता है कि अगर उसमें परसुएशन, अभिप्रेरणा देने की अगर शक्ति है तो वही इफेक्टिव कम्युनिकेटर कहलाएगा। तो संचार की सफलता वहाँ कहाँ पे है कि जो संचार करने वाला है, जो कम्युनिकेटर है, उसमें ऐसी शक्ति हो कि वो जो सारे रिसीवर, जो ऑडियंस हो, उनको अभिप्रेरित करे कि उसकी बात को वो सुने फिर माने। इस तरह से ये चलता है। तो आप ट्रांसमिशन अप्रोच में देखेंगे तो उसमें ये तो पहले मशीनों के लिए बनाया गया था। तो ट्रांसमिशन अप्रोच में क्या होता है कि यहाँ से मानो रेडियो स्टेशन से कोई बोल रहा है और वो बहुत अच्छी तरह से कम नॉइज में, नॉइज कंप्लीटली ना हो वैसा तो नहीं होता, लेकिन कम से कम नॉइज हो और ऑडियंस है जो रेडियो ट्रांजिस्टर से सुन रहा है उसके यहाँ पहुँच जाए, तो वो जो ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस, इसको सफलता कहा जाता है। आप जैसे रिसेप्शन अप्रोच में आप जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि कॉमन फेथ मानने वाले, चूंकि ये तो क्रिश्चियनिटी के संदर्भ में बनाया गया था यूरोप में और अमेरिका में भी आप कह सकते हैं, यूरोप का ही विस्तार अमेरिका है। तो वहाँ क्या है कि जो संडे मास उनकी होती है, वहाँ लोग क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि उनकी जो फेथ है वो कॉमन फेथ है। तो इस तरह से कॉमन विश्वास से जुड़े हुए लोगों के बीच में जो एक इक्विलिब्रियम है, एक संबंध है, साझी जो एहसास है, उसको कायम रखना है। इस तरह से ये हुआ था। हमारे यहाँ क्या है कि हमारी समाज क्या है, नेपाल में, भारत में अब भी हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं। तो विविधताएं भी हैं और एक तरह से कहा जाए तो उसमें हायरार्की भी बहुत है। तो हमें ऐसी सिस्टम चाहिए था जहाँ लोग ये सामाजिक जो हायरार्की है, जो विविधता है, उसकी वजह से संचार करने में असफल ना हो। तो इसीलिए इन्होंने इसमें सहृदयता, समान हृदय, ये भाव से आया कि हम दिखने में अलग तो हैं लेकिन हम अंदर से हैं एक ही। एको हम बहुश्याम से भी ये आया, या तो आप कह सकते हैं कि ये जो अद्वैत वेदांत में ब्रह्म सत्यम से जो सारा अंततो गत्वा ब्रह्म ही हैं हम सब, उन्हीं की प्रकटित स्वरूप हैं। इससे गीता में भी कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि ये सारे जगत जो हैं वो हम सब एक ही
हैं, चाहे जिस जाति के हों, जिस तरह के प्राणी हों, ये हम सब ये करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ तो ये मान्यता है, और इसी की व्याख्या ये है कि जो जो रस सिद्धांत से और भाव और रस की व्याख्या से भरत मुनि ने ये दिखाया है कि जो लोग हैं दिखने में वो अलग होंगे, उनकी जाति अलग होगी, उनकी भाषा अलग होगी, उनकी संस्कृति अलग होगी, लेकिन जो अंतर्य में है हर एक की भाव एक ही है, और हर एक उस भाव को एक ही रस के रूप में वो महसूस करता है। तो मेरे पास जो भी भावना है वो भावना आपके अंदर भी है, दूसरे के अंदर भी है, अफ्रीका में जो अभी रहा होगा उसके अंदर भी है, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, जहाँ कहीं भी भावना एक ही है। चीन में जो हो, भारत में जो हो, नेपाल में जो हो, सभी की अंदर जो भावनाएं हैं वो एक ही हैं, 8 भावनाएं वो हैं। और अगर उनको ठीक तरह से अनुभाव और विभाव की प्रयोग हम कर सकेंगे तो हम जो कहना चाह रहे हैं वो दूसरों को संचारित हो जाएगा। और अंततोगत्वा इससे क्या होगा कि जो हम सोच रहे हैं, जो कम्युनिकेटर सोच रहा है, वो रिसीवर भी वही सोच लेगा, वही उसको बोध होगा, और अंततोगत्वा वहाँ पे ऐक्य हो जाएगा। और इसको भावों का साधारणीकरण कहा भट्टनायक ने। तो ये तो फंडामेंटली ये संसार की जो मेजर क्वेश्चन है यही तो है। संसार की क्वेश्चन यही है कि कैसे जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो टारगेट ऑडियंस तक इफेक्टिवली कैसे पहुंचे, और जो टारगेट ऑडियंस है वो उसको बहुत अच्छी तरह से समझे। तो इसके लिए वो एक होलिस्टिक अप्रोच जिसको कहा जाता है, और इंटीग्रेटेड अप्रोच भी आप कह सकते हैं, वो भरत मुनि लेते हैं। इसीलिए वहाँ वो क्या क्या प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोग करते हैं कि कैसे शब्दों से उसको कहा जाए। इसके लिए वाचिक अभिनय की बात हुई, कैसे ये जो शारीर भाषा है, नॉन वर्बल में भी अपने शरीर के जो काइनेसिक्स जिसको अभी कहा जाता है उसको बहुत इफेक्टिवली कैसे प्रयोग किया जाए, जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको कैसे प्रयोग किया जाए। जैसे आप सभी लोगों को छूते हैं क्या? नहीं ना। अभी जो कोविड-19 हुआ इसकी वजह से तो दूरी कायम रखना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो हम देखते हैं कि हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में हम पति पत्नी के बीच में जितनी दूरी होता है वो दूरी, और कोई नया आदमी कोई मिले रास्ते में उसकी दूरी एक होता है, वो नहीं होता है। और हम जब रास्ते में लोगों को देखते हैं कि वो जा रहे हैं और उनके बीच में जितने डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो कितने निकट हैं। और दूसरी तरह से कहेंगे तो अगर हम रास्ते में जा रहे थे तो हमारे परिचित जो हैं वो जितने नज़दीक हमारे आते हैं और हम ऑफेंडेड महसूस नहीं करते, अगर कोई अपरिचित आ जाए तो उतना हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। मतलब इस जगत में हर व्यक्ति को अपना जो स्पेस का एक सेंस होता है, ये फर्क होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो लेकिन ये होता है कि हम कितने स्पेस मेंटेन करते हैं और कैसे स्पेस में किस तरह से बातें ये करना चाहिए, इसकी एक एटिकेट है। ये पश्चिम में भी है, हमारे में भी है। और फिर इसी के अंतर्गत आता है हैप्टिक्स जिसको कहा जाता है टच लैंग्वेज। टच लैंग्वेज में क्या होता है कि आप किसको किस तरह से टच करते हैं उस हिसाब से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। टच के थ्रू आप किसी को इंटिमिडेट भी कर सकते हैं, किसी को भयभीत कर सकते हैं। टच के थ्रू आप बहुत निकट जो संबंध है उसको भी आप महसूस करा सकते हैं। ये इरोटिक हो सकता है, जो श्रृंगारिक भाव है ना, प्रेमी प्रेमिका के बीच में जिस तरह से ये स्पर्श होता है, वो स्पर्श और जो माँ अपने बेटे व बेटी को स्पर्श करती हैं उसमें कैसा अंतर है आप स्वयं ये महसूस कर सकते हैं, आप स्वयं ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसको किस तरह से किया जाए। तो नाट्य शास्त्र में कि ये हाथ को, पैर को, ग्रीवा को, आँख को, इन हर चीज़ को कैसे आप
प्रयोग कर सकते हैं, ये तो है ही। फिर साथ में क्या है कि जो जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे अपने डिस्टेंस के माध्यम से एक कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये सब बातें वहाँ हैं। तो अभी क्या होता है कि नाट्य शास्त्र जब हम कहते हैं तो लोग भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी वगैरह वगैरह इनको समझते हैं, लेकिन वो वहाँ एक छोटी सी अंश वो है ही। वहाँ नाट्य शास्त्र में नाट्य कैसे हो, नाट्य हस्त, नृत्य हस्त, ये सब फिर जो जिसको पोस्टर कहा जाता है वो कैसे हो, वो सब है। फिर वहाँ क्या है, नाट्य शास्त्र वैसे तो नाटक के लिए लिखा था, लेकिन क्या होता है कि जब उन्होंने नाटक के लिए लिखा तो उस वक्त की जो समाज है उस समाज की बातें तो उन्होंने लिख दी। तो वहाँ आता है कि कैसे एक ऊंची दर्जा में रहने वाला आदमी नीची दर्जा में जो सर्वेंट है उसको एड्रेस कैसे करे, श्रीमती को एड्रेस कैसे करे, राजा को कैसे एड्रेस करे, समाज में जो विभिन्न वर्ग होते हैं उसमें कैसे एड्रेस करें, ये संबोधन, इससे हमें उस वक्त की सोशल हायरार्की ये पता चलता है। तो फिर ऑडियंस और जो कम्युनिकेटर है उसकी संबंध कैसे है, जो कम्युनिकेशन पॉलिटिक्स आप इसको कह सकते हैं, किस तरह का उस टाइम में था, इसका भी पता चलता है। इतना ही नहीं, अगर आप इस पुस्तक में मैंने लिखा है कि वहाँ से लेते हुए कि उस वक्त के कौन सी नदियाँ वहाँ उल्लेख हैं, कौन से देश वहाँ उल्लेख हैं, उस वक्त कितने देश जो उल्लेख थे वो अब नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए नेपाल जो है वो नाट्य शास्त्र में भी उल्लेख है और अब भी है, लेकिन कई सारे जो देश है वो अभी नहीं है। उनमें से कई जो वर्तमान इंडिया है उसके अंग हो गए हैं, कई जो हैं वर्तमान पाकिस्तान जो है उसके अंग हो गए हैं, कई जो है वर्तमान बांग्लादेश जो है उसके अंग हो गए हैं, कई यूरोप के अंग हो गए हैं, तो अफगानिस्तान बना है। तो इस तरह के देश वहाँ उस वक्त नहीं थे। जो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि जो नेपाल का उल्लेख है ये नाट्य शास्त्र जो रामायण से भी पहले का है उसमें भी है, और जो नेपाल में जो किराती लोग रहते हैं उनकी उल्लेख जो इससे पहले कहा जाता था, जो अर्थशास्त्र में है नेपाल का उल्लेख, किराती लोग का उल्लेख जो है वो सब नाट्य शास्त्र में भी है। और चूंकि मैं नेपाल से हूँ, एक और बात मैं बताना चाहूँगा, नाट्य शास्त्र के अनुसार सबसे पहला जो नाट्य था, जो नाटक था, वो कब उसका परफॉर्मेंस किया गया, तो वो था इंद्रध्वजोत्थान का दिन। और नेपाल में आज भी इंद्र जात्रा मनाया जाता है। काठमांडू जो उपत्यका है, काठमांडू वैली, वहाँ इंद्र जात्रा आज भी बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। एक तरह से कहा जाए तो पूरे संसार में जो इंद्र जात्रा है उसकी जो भव्यता है वो अभी काठमांडू उपत्यका में ही है। पहले दूसरे जगह भी थे, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो सुना होगा या टीवी में देखा होगा कि कैसे श्री कृष्ण ने इंद्र के जो पूजा थी उसको बदल के उन्होंने गोवर्धन पूजा बना दिया। तो 5000 साल पहले बहुत सारे जगहों में इंद्र ध्वजोत्थान पर्व जो था वो मनाना बंद हो गया था, लेकिन यहाँ वैदिक काल से अविच्छिन्न अभी तक यहाँ है। तो फिर हमें संचार के हिसाब से, संचार सिद्धांत के हिसाब से और संचार व्यवहार के हिसाब से भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलता है। तो उस वक्त जैसे अभी आया है ना, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से कम्युनिकेशन को देखा जाए तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो देन हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ जो तत्कालीन समाज में महिला पुरुष की जो अंतर संबंध हो वो कैसा था, उस वक्त की राजनीति कैसे थी, उस वक्त का समाज, उस वक्त का जो वेशभूषा, जो ड्रेसअप ये होते हैं ना, उस वक्त के जो इटरीज जो खान पान होते हैं ना वो कैसा था। जैसे उदाहरण के लिए जो पका हुआ चावल है जिसको हम नेपाल में भात बोलते हैं, तो उस वक्त नाट्य शास्त्र में वो प्रमुख खाद्य के रूप में वर्णित है। इस तरह से हम उस वक्त की समाज कैसी थी ये सब हम रिसर्च करने के लिए नाट्य शास्त्र बहुत बड़ा एक स्रोत है। और
प्रसंगवश मैं आपको कहूँ कि हमारे यहाँ संस्कृत वाङ्मय में कुछ ग्रंथ ऐसे हुए हैं जिसको हम विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया बुक जो हम हैं, जैसे कि ये नाट्यशास्त्र हुआ, नाट्यशास्त्र में इतना ज़्यादा ज्ञान है कि मतलब सैकड़ों रिसर्चर उसमें लगे तो भी उसमें सब्जेक्ट मैटर्स हैं रिसर्च करने के लिए। महाभारत एक वैसा ही ग्रंथ है। महाभारत में भी आपको बहुत सारी चीज़ वहाँ मिलेंगे। और जो कौटिल्य अर्थशास्त्र जिसको कहा जाता है, वैसे उस पुस्तक में लेखक का नाम विष्णुगुप्त कहा गया है। और जो अर्थशास्त्र है वो भी इसी तरह का एक विश्वकोश हम कह सकते हैं, ऐसा एक ग्रंथ है। तो हम नाट्यशास्त्र को हो, महाभारत को हो या कौटिल्य अर्थशास्त्र हो, इस तरह के ग्रंथों को अगर हम देखेंगे तो कोई राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण से देखे, कोई समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से देखे, कोई नृशास्त्र एंथ्रोपोलॉजी जिसको कहते हैं उसकी दृष्टिकोण से देखे, कोई इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से देखे, तो उसी तरह से हम जो है संचार शास्त्र की दृष्टिकोण से अगर इसको देखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे दो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। एक तो हमें पता चलेगा कि उस समय का संचार व्यवहार और संचार सिद्धांत कैसा था, और फिर उसके बाद में हमें ये पता चलेगा कि आज की संचार व्यवहार और सिद्धांत कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब कोई सिद्धांत बनता है तो ये चार फंक्शन, चार प्रकार ये करता है। ये डिफाइन करता है, डिफाइन और डिस्क्राइब करता है, ये एक्सप्लेन करता है, फिर ये प्रेडिक्शन करता है, और फिर ये कंट्रोल के लिए या तो व्यवहार में उसको कैसे अवलंबन किया जाए इसके लिए भी आधार प्रदान करता है। इसलिए अगर हम प्राचीन ग्रंथों से कोई सिद्धांत बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि उससे हमारी तो बहुत ये हजारों साल पुरानी सभ्यता है। नेपाल भारत की जो सभ्यता है ये तो हजारों साल पुरानी है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस सिद्धांत के अनुसार संसार के कई सभ्यता अभी या तो वो पुस्तकों में पाए जाते हैं या तो वो अभी कोई संग्रहालय में वो हैं, लेकिन हम तो जीवंत सभ्यता हैं अभी तक। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रशासन था, हमारा जो अर्थतंत्र था, हमारा जो संचार जो पद्धति था वो एक जीवंत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला ये था। इसीलिए अगर हम फिर से उन सिद्धांतों को पढ़ सकें और स्थितिगत्यात्मक स्टैटोडायनामिक विधि से हाल की युग की जो प्रविधि है उसको भी हम ले लेंगे और उसको एडेप्ट करेंगे, अब के हिसाब से उसको व्यवस्थापन करेंगे, तो संसार में हम क्या कर सकते हैं कि संसार के माध्यम से सहृदयता की संबंध कैसे प्रवर्धन करें ये संदेश दे सकते हैं। क्योंकि आज भी संसार में क्या है कि जो विभाजन है, जो द्वंद्व है, ये सब हम कह सकते हैं। एक टिप्पणी यहाँ मैंने देखा, भारत और नेपाल के संबंध रामायण काल से चले आ रहे हैं। सिर्फ रामायण काल से नहीं, उससे भी बहुत पहले से मैंने कहा, जैसे कि वेद का संपादन जो है वो नेपाल में किया गया, और फिर उसके बाद देन वहाँ गया, फिर भारत से यहाँ आया, ये बहुत हुआ। तो मुझे अभी ये स्मरण हो रहा है कि नेपाल और भारत में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, और मुझे लगता है लगभग मैंने जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के जो आउटलाइन है आप लोगों को प्रस्तुत किया है, वैसे ये तो विश्व के कोश है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों की जो इंटरेस्ट जगाने के लिए ये पर्याप्त है। अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप सीधे नाट्य शास्त्र पढ़ने से शायद उतना आपके लिए वो इंटेलिजिबल ना हो, क्योंकि वहाँ कई संदर्भ में किस तरह से लिखा है। लेकिन जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय ने ये प्रकाशित किया है ये पुस्तक, इसको आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और फिर मैं उपलब्ध हूँ ही। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।